more than 2.76 into 10 raised to minus 5 centimeter. आपको बताना है कि 2.76 से बड़े वेवलेंथ के लिए क्यों फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं। एंड सेकेंड पार्ट आपको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर लाइट जो गिरा रहे हैं उस लाइट का वेवलेंथ 1.80 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर है और दूसरी लाइट जो यूज कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 4 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज है। लिखो ये क्वेश्चन और बताओ क्या करोगे। शरौन कर रहे हो? यस मैम। ओके, पहले क्वेश्चन का पहले आंसर पहला फर्स्ट क्वेश्चन बताओ कि why no photoelectric effect can be seen or can be experienced for wavelength more than 2.76 into 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। क्यों नहीं हो सकता फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? Ma'am, if we increase the wavelength, then energy of photon it decreases. So इसलिए जो 2.76 से ज्यादा वेवलेंथ वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाता। एग्जैक्टली जैसे फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, वेवलेंथ लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए होता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। So frequency greater than threshold frequency will show photoelectric effect and wavelength less than threshold wavelength will show photoelectric effect. Got it? Yes. Now calculate and give me the kinetic energy. अगर आपने लाइट यूज की है 1.80 into 10⁻⁻5 सेंटीमीटर की, if I convert it into meter, it is 1.80 into 10⁻⁻7 centimeter. Basically, we know Einstein equation h nu is equals to h nu naught plus kinetic energy maximum. H nu is what? hc by lambda. H nu naught is hc by lambda naught plus kinetic energy maximum. hc की वैल्यू हमने निकाली थी, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे दी है, आपको ये एनर्जी मिल जाएगी। hc की वैल्यू हमने निकाली, लैम्डा नॉट भी दिया है, ये वैल्यू मिल जाएगी। सब्ट्रैक्ट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगा। दूसरे वाले में उन्होंने फ्रीक्वेंसी दे दी है डायरेक्ट, h की वैल्यू डालोगे, न्यू की वैल्यू डालोगे, थ्रेशोल्ड और सॉरी वर्क फंक्शन तो यहीं से मिल गया, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, दूसरे वाले के लिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगा। यू गॉट इट? यस मैम। पहला वाला ए वाला सॉल्व करो, बी वाला घर के रखो। ए सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे कितना आ रहा है, जूल्स और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में बताओ।
कर रहे हो शरण? Yes, ma'am. Hello, ma'am. यस शरण बोलो. Ma'am, 11.53 into 10 raised to minus 15 joules. ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो. उसमें मैम 7.20 into 10 raised to 4 electron volt. नो, देयर सम मिस्टेक. वापस से गो थ्रू करो, कुछ मिस्टेक किया है.
कर रहे हो शरण? Yes, ma'am. Ma'am, 12.04 electron volt में है. कौन सा किया है तुमने शरण, पहला या दूसरा? फ्रीक्वेंसी वाला या वेवलेंथ वाला? आपने ए सॉल्व किया कि बी सॉल्व किया? I think मैम मैंने 20 सोल्व कर दिया. ओके, सो बी का वैल्यू इज 12.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, ए वाला घर पे ट्राई कर लो. लेट्स गो टू द Okay, ma'am. नेक्स्ट सम व्हिच विल बी द लास्ट सम फ्रॉम दिस चैप्टर. That is the de Broglie wave associated with an electron associated with the electron and a proton RC. What will be the ratio of their momenta and their kinetic energy? What will be ratio of their momenta and kinetic energy? So basically we know P is equals to H by lambda. So lambda, वो बोल रहा है कि लैम्डा दोनों का सेम है, प्रोटॉन का भी और इलेक्ट्रॉन का भी. तो हमको मोमेंटा की रेशियो निकाल दी. तो momenta of electron is equals to h by lambda of electron, and momenta of proton is equals to h by lambda of proton. तो अगर लैम्डा सेम है और h कांस्टेंट है, तो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोमेंट ऑफ प्रोटॉन. डिड यू गॉट दिस पॉइंट? Yes, ma'am. So PE by PP will be 1. Now what about kinetic energy of the two electron and proton? So basically we know there is a relation between momenta and kinetic energy. That is 2 times of m mass of electron, kinetic energy of electron. This is moment of proton, moment of electron, and moment of proton is 2 into mass of proton, kinetic energy of proton. Now momenta तो same है,
So 2 into Me, kinetic energy of electron is equals to 2 into MP, kinetic energy of proton. Now taking square on both the sides, so you'll get 2 Me, kinetic energy of electron is equals to 2 MP, kinetic energy of proton. 2 got cancelled. Kinetic energy of electron upon kinetic energy of proton is mass of proton upon mass of electron. मैंने प्रोटॉन को यही रखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को नीचे भेजा. सॉरी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन को नीचे लाया है और एमपी ऊपर रखा है, एमई नीचे रखा है. मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में देयर इज अ रिलेशन. मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स mass of electron. So mass of proton is 1836 times mass of electron divided by mass of electron. So this is a ratio of kinetic energy of electron to the proton. Did you got this point? Yes, ma'am. Okay. लिख लो. Done? Yes, ma'am. Okay. So many more sums are there. आप लोग try करो. अगर नहीं आता है तो you can ask. No issue. So let's get with the new chapter. Atom molecules. That is structure of atoms and nuclei. Now, this chapter is related to the what is inside the atom. This chapter explains you about that. And there are various theories, various different theories who assumed atom to look like a different, who looked the atom in a different way actually. So the very first person who discussed about it is Thomson. Thomson was the one who discovered the electrons. Discovery was done by the Thomson.
So what he did, he said that we have two electrodes, and when we apply a voltage to these two electrodes inside a glass tube, there is a discharge of some charges, and those charges got settled on the glass tube. So when he studied these charges, he said that these charges have a behavior of a negative charge, and I will call these charges as a electrons. Did you got my point? उन्होंने दो इलेक्ट्रॉन्स किए, उसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई किया, वोल्टेज अप्लाई करने के बाद इन इलेक्ट्रोड्स से बहुत सारे व्हाइट कलर के चार्जेस रिलीज हुए, वो चार्जेस जाकर आपके ग्लास के ऊपर स्टिक हुए। जब उन चार्जेस की प्रॉपर्टी पढ़ी गई तो इट वाज एक्सपीरियंस दैट वो जो चार्जेस है वो एक्चुअली नेगेटिव चार्जेस है, एंड थॉमसन नेम्ड इट एज इलेक्ट्रॉन। सो दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। एंड व्हाट ही सेड कि एटम जो होता है वो आपके वाटरमेलन जैसा होता है, जिसमें बहुत जगह पर ऐसे पॉजिटिव चार्जेस स्प्रेड होते हैं रेड कलर जैसा, एंड बीच बीच में देयर इज अ नेगेटिव चार्ज। एन एटम न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज होता है उतने ही नेगेटिव चार्ज भी अवेलेबल होता है। डिड यू गॉट माय पॉइंट? समझो? Yes, ma'am. सो गिव द हेडिंग एज थॉमसन्स कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। गिव द हेडिंग एज थॉमसन्स कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। लिखो थॉमसन थॉमसन applied a voltage on an electrode. Thomson applied a voltage on an electron inside the glass tube. Thomson applied a voltage on an electrode inside the glass tube. Inside the glass tube. And observed there was emission of rays, and observed there was emission of rays, and observed there was emission of rays observed that there was emission of rays and when he studied the properties and when he studies the properties of the rays and when he studied the properties of the rays and when he studied the properties of the rays, he found that rays were made up of he found that rays were made up of negatively charged particles negatively charged particle called as electron.
Done? Yes, ma'am. Okay. Now what he said that कि एटम जो है उसमें से पॉजिटिव चार्जेस स्प्रेडेड है और यहाँ पर बीच बीच में नेगेटिव चार्जेस अवेलेबल है, और ये नेगेटिव चार्जेस जितने हैं उतने ही पॉजिटिव चार्जेस भी है, इसलिए एटम न्यूट्रल लगता है. नेक्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द एटम, there came the scientist who did one experiment, their Giger-Madsen experiment. Giger-Madsen ने एक एक्सपेरिमेंट किया. इनका एक्सपेरिमेंट वाज सिमिलर टू द रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, जो हमने रुदरफोर्ड के नाम से पढ़ा है. एक्चुअली पहला वो एक्सपेरिमेंट गीगर-मैथसन ने किया, पर गीगर-मैथसन ने एक्सपेरिमेंट तो किया बट उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था जो भी चीजें उन्होंने एक्सपेरिमेंट से देखी. गीगर-मैथसन ने क्या किया, एक सोर्स लिया जिसमें से अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहा था. Now what is this alpha particle? Alpha particle is your helium atom and they are positively charged. So यहाँ से alpha particle, that is helium atom, release हो रहा है. There is a collimator in between. कॉलीमीटर आपके रे ऑफ लाइट को स्ट्रेट या किसी भी चीज को स्ट्रेट ले जाने में मदद करता है. ये कॉलीमीटर से पास हुआ अल्फा पार्टिकल, और पास होने के बाद यहाँ पर एक गोल्ड की पतली सी शीट रखी गई थी एंड देयर इज अ डिटेक्टर हियर. सो जब ये अल्फा पार्टिकल जाकर इस शीट को स्ट्राइक करता है, तो स्ट्राइक करने के बाद ये देखा गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा पास हो गए. कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो मोर देन 1 डिग्री पे डिफ्लेक्ट बैक हुए, और सिर्फ एक दो ही अल्फा पार्टिकल्स थे जो रिटर्न बैक आए. डिड यू काउंट माय पॉइंट? Yes, ma'am. तो इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, बेसिकली ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि अल्फा पार्टिकल्स जो है वो पास हो जाएंगे गोल्ड की शीट से. दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड. सो लोगों ने जब पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, सो देयर वाज नो आंसर बाय द गीगर-मैथसन, क्योंकि गीगर-मैथसन वर फॉलोइंग दिस Thomson's explanation. So he said that कि we don't know why this alpha particle can pass this gold sheet, और क्यों ये एक अल्फा पार्टिकल सिर्फ रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है. There was no answer by the Giger-Madsen. Did you got my point? Yes, ma'am. And they said कि अगर मैं एटम को ये सोचता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज ऐसे बहुत ज्यादा स्प्रेडेड है, तो मेरा अल्फा पार्टिकल अगर पॉजिटिवली चार्ज है, तो अगर ये बहुत दूर दूर स्प्रेडेड है, तो मेरे अल्फा पार्टिकल का इनके साथ कांटेक्ट में आना तो बनता ही नहीं. मतलब इनकी वजह से तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए. तो ये रिफ्लेक्शन जो थोड़ा बहुत हो भी रहा है, ये क्यों हो रहा है उसका भी आंसर हमारे पास नहीं है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. ना हमारे पास ये आंसर है कि पास क्यों हो रहा है, और ना हमारे पास ये आंसर है कि ये जो थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट हो भी रहा है, ये क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा है. क्योंकि अगर पॉजिटिवली चार्ज से दूर दूर स्प्रेडेड है, तो अल्फा पार्टिकल तो इजिली पॉजिटिव चार्जेस के कांटेक्ट में बहुत कम आना चाहिए, बिकॉज दे आर वाइडली स्प्रेडेड. पॉजिटिव चार्जेस आर वाइडली स्प्रेडेड. तो वी डोंट हैव आंसर कि why alpha particle is being passed from the sheet and why some of the alpha particles are deflected by certain angle of 1 degree. So this was the explanation given by the Giger-Madsen. So Giger-Madsen was not able to explain the things taking place inside the experiment. Then there came the person whose name was Rutherford. He said, I'll do the same experiment again. I'll take the Giger-Madsen setup. उसने भी अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स यूज किया, कॉलीमीटर्स यूज किया, गोल्ड शीट यूज की, एंड देन ही यूज्ड द डिटेक्टर एज वेल. एंड सेम एक्सपेरिमेंट करने के बाद he got the same type of result जो गीगर-मैथसन को मिला, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए,
कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो 1 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुए, एक दो अल्फा पार्टिकल्स थे जो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुए, और लाइक दिस सेम रिजल्ट वाज ऑब्जर्व्ड बाय द रुदरफोर्ड, जो गिगर मैथसन ने देखा. सो रुदरफोर्ड प्रपोज्ड हिज ओन थियरी. उन्होंने, रुदरफोर्ड ने बहुत सारी बातें एटम्स के रिगार्डिंग बताई उसके बाद. Did you got my point? So give the heading as Giger-Matson experiment and draw this ray diagram. Draw this diagram. ये draw करके लो. Once you're done, let me know. Done, ma'am. Done? Write down. Yes. According to Giger-Matson observation, most of the alpha particles passed straight through the foil. According to Giger-Matson observation, most of the alpha particle passed straight through the foil. Most of the alpha particle passed straight through the foil. A few were deflected. Next point, only 0.14% only 0.14% only 0.14% were deflected at an angle greater than 0.1 degree. Only 0.14% were deflected at an angle 0.1 degree, and very less were deflected with an angle greater than 90 degree. And very less were deflected with an angle greater than, and very less were deflected angle greater than 90 degree. Done with it? Yes, ma'am. Now, when the Rutherford did the same experiment, he got some conclusion. He said कि जो atom है, atom is made up of nucleus at the center and most of the part of the atom is empty. मतलब atom का most part empty है और nucleus present है at the center. This was the first
स्टेटमेंट गिवन बाय रुदरफोर्ड। और जो ये अल्फा पार्टिकल्स बिना स्कैटर किए हुए निकल रहे हैं वो इन एम्प्टी स्पेसेस से निकल रहे हैं। मतलब अगर समझो ये आपका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं, तो ये बीच की जो सारी जगह ये पूरी खाली है। तो हमारे जो अल्फा पार्टिकल सीधा सीधा फॉइल से बाहर निकल रहा है वो इन खाली जगहों से बाहर निकल रहे हैं। डिड यू गॉट माय पॉइंट? Yes, ma'am. Then he said that nucleus consists of 99.9% mass of atom। मतलब एटम का जो भी मास होता है वो न्यूक्लियस की वजह से होता है, बिकॉज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता मास में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चींटी के बराबर होते हैं, मतलब दे आर ऑफ वेरी स्मॉल साइज एंड स्मॉल मास। तो इलेक्ट्रॉन डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द एटम का मास। So whatever mass is there, it is all because of the nucleus. Did you got my point? Yes, ma'am. And then he said, electron revolve around the nucleus in the circular orbit. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आजू बाजू सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। दिस वाज द थर्ड स्टेटमेंट एंड दिस इज वेयर जहाँ पे रुदरफोर्ड फंसने वाला है। उसने बोल तो दिया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, पर ये सर्कुलर ऑर्बिट के पीछे बहुत सारा पिक्चर है जो आगे जाकर रुदरफोर्ड को फंसा देता है। उसके बोलने पर काफी साइंटिस्ट लोगों ने उसको पकड़ लिया कि व्हेन यू आर सेइंग इट इज अ सर्कुलर ऑर्बिट यू हैव टू एक्सप्लेन समथिंग मोर आल्सो सो दैट वी विल अंडरस्टैंड कि रुदरफोर्ड कहाँ फंसा। एंड द वेरी लास्ट स्टेटमेंट ही सेड that electrons, your atom is electrically neutral because number of proton and electron are same. Did you got my point? Yes, ma'am. Write these 4 statements below Rutherford. Once you're done, let me know. Done, ma'am. Done? Yes. Now, what were the difficulties faced by Rutherford? Rutherford के statements पे Rutherford को क्या problems face करनी पड़ी? Let's understand that. Now, what was the difficulty faced by Rutherford? When Rutherford says that okay. So when Rutherford said that electron revolve around the nucleus, there were certain questions which were raised. And Rutherford was not able to answer those questions. Now, what was the difficulty? This is the nucleus, and this is the electron which are revolving in a circular orbit. So, this is very true that when a charged particle revolve in a circular orbit, they emit energy. They loss energy because circular motion is an accelerated motion. Accelerated motion का मतलब होता है at every point they have to change their direction. So जब आपको डायरेक्शन चेंज करना होता है तो आपको वहां पर एनर्जी यूज करनी पड़ती है। सो अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं
if they are revolving in a circular orbit, so they should lose certain side of energy. उनके एनर्जी एमिशन होनी चाहिए, और अगर एनर्जी एमिशन कंटिन्यूसली हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को धीरे 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 जैसे जैसे एनर्जी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं होता। सो लोगों ने जब पूछा कि अगर आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन विच इज अ चार्ज पार्टिकल, इट मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, सो इट शुड रिलीज एनर्जी, और एनर्जी रिलीज कर करके इट शुड फॉल इनसाइड द, it should take a spiral shape, spiral path, and it should fall inside the nucleus. But ऐसा कुछ नहीं होता. Why? This was the first question. Did you got my point? Yes, ma'am. So when electron move in a circular orbit, it should emit energy, and it should take spiral path and fall inside the nucleus. Got this point? Yes, ma'am. Second, दूसरी बात ये कि अगर इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट कम कम होता जा रहा है, so we know V is equals to R omega, so V by R is equals to omega, मतलब रेडियस कम कम होता जा रहा है, राइट? Yes. रेडियस कम हो रहा है तो ओमेगा बढ़ना चाहिए. ओमेगा मीन्स योर फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वी नो एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ फ्रीक्वेंसी, तो जो बाहर निकलने वाली एनर्जी है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट कम होता जा रहा है वैसे वैसे जो एमिटेड एनर्जी है इट शुड गो ऑन इंक्रीजिंग, मतलब बाहर के शेल में के कंपेयर में जब वो अंदर के शेल से एनर्जी एमिट करे, इट शुड बी ऑफ हायर वैल्यू, फिर अंदर अंदर जाए और इट शुड बी ऑफ हायर वैल्यू, मतलब धीरे धीरे जो एमिटेड एनर्जी है, द एनर्जी emitted by electron should go on increasing. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अंदर जाते हैं उनकी जो एमिट करने वाली ताकत है वो बढ़ती जानी चाहिए, मतलब उनके पास एनर्जी कम होती जानी चाहिए और वो बहुत ज्यादा तेजी से एनर्जी एमिट करनी चाहिए. बट इट वाज ऑब्जर्व दैट कि अगर एमिशन हो भी रहा है तो एक फिक्स एनर्जी की वैल्यू का एनर्जी एमिशन होता है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग या कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग जैसा कुछ फंडा देखा नहीं गया. सो पहला assumption था कि अगर सर्कुलर ऑर्बिट है, एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इट शुड लॉस एनर्जी एंड इट शुड टेक अ स्पाइरल पाथ. दूसरा था अगर वो स्पाइरल पाथ ले रहा है तो जितना जितना वो न्यूक्लियस के क्लोज जाएगा उसको उतनी ज्यादा एनर्जी एमिट करनी चाहिए. बट देखा ये गया कि अगर एनर्जी एमिट हो भी रही है तो वो एनर्जी एक फिक्स्ड वैल्यू से एमिट होगी, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जैसा कोई सीन देखने के लिए मिला नहीं. डिड यू गॉट माय पॉइंट? Yes, ma'am. So these were the two problems raised against the Rutherford, which were not able to explain by him. So write these two things.
Done, ma'am. Done. Yes. Okay. Next is then the Bohr came into the picture and gave postulates. So give the heading as Bohr's postulates. There were three postulates given by the Bohr. सबसे पहला postulate, Bohr said that electron revolve around the nucleus in a circular orbit with constant speed. इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं कांस्टेंट स्पीड के साथ. ये सबसे पहला स्टेटमेंट बोर्ड ने पास किया. विच वाज हिज फर्स्ट पोस्टुलेट कि भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आजू बाजू सर्कुलर ऑर्बिट में कांस्टेंट स्पीड से घूमते हैं. मतलब कांस्टेंट स्पीड से घूमना इसका मतलब है कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं. कि जब भी कोई चीज अगर सर्कल में घूम रही है और उसका स्पीड कांस्टेंट है, ऐसे ही सर्कुलर मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं. सेम आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज परफॉर्म बाय योर प्लैनेट्स आल्सो अराउंड द सन. तो जैसा सन अर्थ और सन प्लैनेट सिस्टम है वैसे ही इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस सिस्टम भी है. सेकेंड पोस्टुलेट, ही सेड कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट्स उन्हीं जगहों पर बन सकता है. इलेक्ट्रॉन कैन हैव ऑर्बिट एट ओनली दोज प्लेसेस जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2 का. मतलब ऑर्बिट्स एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय mvr, मींस इट डिपेंड्स ऑन द रेडियस. तो जिस रेडियस पे h/2 के इंटीग्रल्स होंगे इलेक्ट्रॉन के अंदर उन्हीं जगहों पर सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और वहीं ऑर्बिट प्रेजेंट होगा. So orbit can only be made where the condition of L is equals to LH/2 where n is the integral multiple hx Planck's constant divided by 2 ये कंडीशन स्पेसिफाई, ये कंडीशन फॉलो होगा वहीं पर ऑर्बिट प्रेजेंट होंगे. डिड यू गॉट माय पॉइंट? Yes, ma'am. So orbit can only be found at these places where this condition is satisfied. And the very third case is अकॉर्डिंग टू बोर. बोर ने बोला जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट पे अपने घर में बैठा होगा वो कोई एनर्जी एमिट नहीं करेगा. जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, तो ही एनर्जी का एमिशन होगा. देयर विल बी एमिशन ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी उन दोनों ऑर्बिट्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी. समझो em is the energy of higher orbit, en is the energy of lower orbit. तो जो एनर्जी एमिट होगी वो इन दोनों का डिफरेंस होगी h न्यू. समझो 12 जूल पे बैठा है, 12 से 6 जूल वाले ऑर्बिट पे वो जंप कर रहा है, तो दोनों का डिफरेंस 6 जूल का है, तो 6 जूल की एनर्जी एमिट हो जाएगी.
दिस इज व्हाट ही सेड। तो एनर्जी का एमिशन तभी होगा जब वो किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जंप करेगा। दिस वर द 3 postulates of the Bohr. Did you got this? Yes, ma'am. Write these 3 postulates, लिख लो। Done, ma'am. Then, so let's have some proof from Bohr's postulates. So very first proof, using the Bohr's postulates, we are going to derive certain relations, certain proofs, which are very important for your board's point of view. So the proof is obtain the relation between principal quantum number and radius of the orbit. You know how many types of quantum numbers are present? कितने टाइप के quantum number होते हैं? हाँ शिरोन, कितने टाइप के quantum number होते हैं? How many quantum numbers are there? Ma'am, 4. Yes. What are those? Do you know? P, Q, R, L. No. It is principal quantum number and magnetic quantum number, azimuthal quantum number, and spin quantum number. These are the 4 quantum numbers. So हम लोग principal quantum number that is n और ऑर्बिट का जो रेडियस है उसके बीच में रिलेशन निकालने वाले हैं। नाउ solution. So according to Bohr first postulate, बोर के फर्स्ट पोस्टुलेट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आजू बाजू सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, और जो वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो बोर ने बोला कि उसके सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने में न्यूक्लियस उसकी मदद करता है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में देयर इज अ कूलम फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने में मदद करता है, और वो कूलम फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। सो कूलम फोर्स बेसिकली आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखा है दो चार्जेस के बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपन r स्क्वायर, कुछ देखा है ऐसा? Yes, ma'am. तो उसने बोला कि न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है और बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों चार्जेस, उनके चार्जेस के बीच में देयर इज अ कूलम फोर्स, और वही कूलम फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। So centripetal force is given by mvn/r, where mvn square by r. This is centripetal force. n इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि nth ऑर्बिट की बात कर रही हूँ, कोई भी एक ऑर्बिट है, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, nth ऑर्बिट। So m is mass of electron, vn is speed of electron in nth orbit, and rn is radius of electron, radius of that orbit, nth orbit. And centripetal force is provided by the Coulomb force
4 pi epsilon नॉट Q1 Q2, बट प्रोटॉन पे भी वही चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन पे है, सिर्फ चार्जेस अलग है, तो मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ. सो आई एम टेकिंग ई स्क्वायर, चार्ज ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मैंने सिर्फ वैल्यूज ली है, उनके साइन नहीं लिए. सो ई स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आर एन का स्क्वायर. डिड यू गॉट दिस पॉइंट? Yes, ma'am. सो बेसिकली इफ यू कट दिस आर एन, एक आर एन कैंसिल होगा, और इस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं नीचे भेज रही हूँ. सो वी एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन एम ई. एम ई इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. Got this much? Yes, ma'am. Now according to Bohr second postulate, हमने देखा कि ऑर्बिट वहीं बन सकता है जहां L is equals to NH upon 2 pi हो, where N is the number of orbit, that is principal quantum number. Principal quantum number का मतलब होता है number of orbit, कौन सा orbit है, first orbit, second orbit, these are first, second are your principal quantum number. और angular moment हमें पता है कि it is given by MVR, so I'll write it as MV and RN. NH upon 2 pi, where M is the mass of electron, Vn is the speed in the nth orbit, and Rn is the radius of the nth orbit. So मैं Me और Rn दोनों को यहाँ भेजती हूँ. So यहाँ बच जाएगा Vn is equals to NH upon 2 pi Me Rn. Taking square, so Vn square is equals to n square h square, 2 का square will be 4, pi will be pi square, Me square, Rn square. I have taken square. So आपका एक्सप्रेशन ये बन गया. Now ऊपर भी Vn स्क्वायर है और नीचे भी Vn स्क्वायर है, दोनों को इक्वेट कर दो. सो ऊपर का इक्वेशन आई पुट इट एज 1 2 इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड. सो वी गॉट 1/4 pi epsilon naught E square by Me is equals to n square h square 4 pi square Me square Rn square. And if you cancel the things, you will get, आप Rn को यहाँ ले आओ, so you'll get Rn is equals to अच्छा एक Rn यहाँ भी प्रेजेंट है, सो एक Rn कैंसिल हो गया, एक Rn कैंसिल होगा और दूसरे Rn को हम ये साइड ले आकर बाकी सारी चीजों को ये साइड लेकर जाएंगे. सो Rn इज इक्वल्स टू दिस 4 pi गॉट कैंसल्ड, एक पाई बचेगा खाली. सो Rn विल बी इक्वल्स टू योर एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर, एक Me यहाँ पे भी कैंसिल हुआ है, पाई Me, राइट? यही Yes. बचेगा पाई Me, और ये E स्क्वायर भी नीचे आएगा. So you got Rn as this epsilon naught h square n square upon pi Me, that is mass of electron, multiplied by charge of electron का square, right? Yes. So अब ये तो हाइड्रोजन एटम के लिए हो गया. अगर आपका कोई और एटम है तो उसके लिए आपको Z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Z is the atomic number, that is Coulomb force में you have to multiply by Z. So हर जगह पर Z आ जाएगा. Everywhere you will have a Z. Even when you will equate these two, you will have a Z.
यहाँ पर एक Z नीचे आ जाएगा। जब आप ये कूलम फोर्स लेते हो, हमने एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को कंसिडर करके लिया, और अगर Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दी होल कूलम फोर्स बाय Z, क्योंकि Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। डिड यू गॉट माय पॉइंट? Yes, ma'am. So you have to introduce Coulomb force by Z everywhere, and you will get an expression for Rn is this. Now अगर मैं Z is equals to 1 ले लूं, जो कि बोर ने किया था, बोर ने सारा डिस्कशन हाइड्रोजन एटम के लिए किया था, और अगर आप सारे कांस्टेंट वैल्यूज को सॉल्व कर लो, एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी कांस्टेंट वैल्यू, H is a Planck's constant value, pi is a constant value, mass of electron is a constant value, charge of electron is a constant value, और Z तो हमने 1 ले लिया, so you will find that ये कांस्टेंट वैल्यू को, ये सारी कांस्टेंट वैल्यू को I'll put it as A naught into n square, where n can change, n is the number of orbit, so Rn is directly proportional to square of principal quantum number, that is the number of orbit का quantum number of orbit का square होता है आपका radius को proportional. Did you got this? Yes, ma'am. So लिख लो, जितना बुक में दिख रहा है, अगर हो जाए तो बताना, रिस्ट्रिक्टेड। Once you're done, let me know. Done, ma'am. Done, ma'am. Okay. Now we are going to have a proof for energy of electron in the orbit and its relation with principal quantum number. Next is expression for energy of
orbit, energy of electron in an orbit inside the atom. हम एनर्जी निकालने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की कि ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी कितनी होती है, दैट वी आर गोइंग टू डील विद नाउ. According to Bohr's first postulate, बोर के फर्स्ट पोस्टुलेट के हिसाब से the centripetal force provided by the centripetal force required for the circular motion is provided by Coulomb force of the nucleus and the electron 1/4 pi epsilon naught E square upon R, and if there is R square, and if there is Z number of electrons and proton, have to multiply by Z, right? So 1 Rn got cancelled. You got mvn square is equals to 1/4 pi epsilon naught E square into Z by R. Now this is mv square. Just multiply by half on both the sides. So half mvn square is equals to, यहाँ पे भी half से multiply करोगे तो it will be 1/8 pi epsilon naught E square Z upon Rn. And this half mv square is actually your kinetic energy. So kinetic energy is equals to 1/8 pi epsilon naught Z आगे लिख लेती हूँ E square upon Rn. ये आ गई kinetic energy. हमको total energy निकालनी है. So kinetic energy we got. Now what is total energy? Total energy is kinetic energy plus potential energy. So we need to calculate the potential energy. And the potential energy of electron is given by, potential energy is charge of electron multiplied by the potential. And potential is given by, V is given by 1/4 pi epsilon naught E by Rn. ये पोटेंशियल होता है. ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा है 1/4 pi epsilon naught Q by R. This is the potential. वहां पे Q was the charge, यहाँ पे E चार्ज को E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. So potential energy is basically, अगर Z number of electrons है तो you have to introduce Z also. जितने भी electrons हो उतने. So potential energy is minus Z times E, and the potential is 1/4 pi epsilon naught E by R. So potential energy basically becomes Z square upon minus Z square upon 4 pi epsilon naught Rn. So we got the potential energy also. यहाँ तक समझा सबको? Did you got it? Yes, ma'am. So इतना लिख लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं.
Done, ma'am. Done, ma'am. Done. Okay. We got kinetic energy and we got potential energy. Now total energy is kinetic energy plus potential energy. So kinetic energy we got it as Z square upon 8 pi epsilon naught Rn, and potential energy we got it as minus Z square upon 4 pi epsilon naught Rn. So if you add this two, you'll get total energy as minus Z square upon 8 pi epsilon naught Rn. This is the total energy. Now Rn की जो पीछे हमने वैल्यू निकाली है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. Rn was your epsilon naught h square pi me z square into n square. ये हमने पीछे डिराइव किया था. So we are going to substitute this Rn over here, and you will get a total energy as, when you substitute it, minus z square upon 8 pi epsilon naught. Rn की जगह पे हम substituting this epsilon naught h square n square upon pi me z square, and if you simplify it, you will get a total energy as minus me z square e raised to 4 8 epsilon naught square h square into 1 by n square. And if you solve this value and divide the whole value by 1.6 into 10 raised to minus 19, so you'll get a total energy as minus 13.6 divided by n square in electron volt, where n square is a principal quantum number. So total energy of the electron is minus 13.6 electron volt by n square, and this minus sign is indicating that इतनी ताकत से आपके इलेक्ट्रॉन ने, आपके न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है. This negative sign indicates that your nucleus has bounded the electron. Did you got my point? Yes, ma'am. समझा? Means अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, मतलब n is equals to 1, so your total energy will be minus 13.6 divided by 1 का square. Means total energy is minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने 13.6 की एनर्जी से पकड़ के रखा है. मतलब अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास 13.6 की एनर्जी की कमी बढ़ रही है. माइनस साइन इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने पकड़ के रखा है माइनस 13.6 से. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? माइनस का मतलब Yes, ये है कि ma'am. न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन के पास 13.6 की कमी पड़ रही है. अगर आप कहीं से प्लस 13.6 दे दो, अगर आप बाहर से कहीं से प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दो इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन वहां से फ्री हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बॉन्ड को तोड़ देगा. Did you got my point? Yes, ma'am. So माइनस होने का मतलब यह है कि ये न्यूक्लियस ने उस इलेक्ट्रॉन को इतने ताकत से पकड़ के रखा हुआ है. अगर आप
कहीं से भी पॉजिटिव ताकत पकड़ा दो तो इलेक्ट्रॉन विल रिलीज। नेगेटिव साइन का इंडिकेशन है कि ये जो एनर्जी आप देख रहे हो, दिस सिंपली मीन्स दैट न्यूक्लियस हैज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विद दिस मच एनर्जी इन द फर्स्ट ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट होगा तो कितने से पकड़ के रखा होगा, बताओ? If it is the second orbit, Plus 13.6. how much? Plus पकड़ के 13.6. no 2 times of 13 point. no. What is the relation? What is the relation? मैम n की जगह 2 आएगा। हाँ, तो n की जगह 2 आएगा तो वो तो डिवाइड में है ना। यस मैम। कितने एनर्जी से पकड़ के रखा होगा इलेक्ट्रॉन को? बोलो। By how much energy nucleus has bounded the electron? बोलो शरॉन। 3.2 electron volt. यस, -3.2 से उसने पकड़ के रखा होगा, तो आपको कितना देना पड़ेगा कि वो रिलीज हो जाए? Plus 3.4 एग्जैक्टली। सो दिस नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग कि इतने से पकड़ के रखा है, आप पॉजिटिव दोगे तो उतना देने पे वो रिलीज हो जाएगा। सो ऐसे ही अगर थर्ड ऑर्बिट होगा तो इट विल बी 13.6 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। फोर्थ ऑर्बिट होगा तो 13.6 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। जो भी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू ये इंडिकेट कर रही है कि उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास कम पड़ रही है, इसलिए वो न्यूक्लियस के साथ बॉन्डेड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. यस मैम। सो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास -13.6 मतलब 13.6 की कमी है। दूसरे ऑर्बिट में इट इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे ऑर्बिट में इट विल बी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो न्यूक्लियस की ताकत बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही। कम हो रही है। पहले में इलेक्ट्रॉन के पास 13.6 की कमी थी, दूसरे में सिर्फ कितनी की कमी है? 3.2 3.4. तीसरे में कितनी की कमी है? 1.51. मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक होते जा रहा है जैसे जैसे ऑर्बिट दूर होता जा रहा है, और न्यूक्लियस की ताकत उस पर कम होती जा रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, यस। ma'am. सो ये लिख के लो, और यहाँ तक का जितना भी प्रूफ है एक बार गो थ्रू करो। टेक 5 मिनट्स एंड गो थ्रू।
Done with the part? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is there any doubt till here? Are you clear with this concept? कि पहले में 13.6 की कमी हो रही है, दूसरे ऑर्बिट में 3.4, तीसरे में 1.51. मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट दूर हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, वैसे वैसे वो एनर्जेटिक होते जा रहे हैं और न्यूक्लियस का जो ताकत है उनके ऊपर वो कम होता जा रहा है और उनकी एनर्जी बढ़ती जा रही है. Did you got my point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Give the next heading as energy level diagram in hydrogen atom. So this is first orbit, second orbit, third, fourth, fifth, sixth. And we know बोर ने बोला था कि जब भी इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, अभी आपने देख लिया कि जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिट्स में जाते हैं इलेक्ट्रॉन बिकम एनर्जेटिक एंड न्यूक्लियस का जो कैप्चरिंग है उनके ऊपर वो कमजोर होता जाता है. सो जब हायर ऑर्बिट मतलब बाहर के ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन अंदर के ऑर्बिट में जंप करते हैं, when they jump from higher orbit to lower orbit, वो हाई एनर्जेटिक ऑर्बिट से लोअर एनर्जेटिक ऑर्बिट में जंप करते हैं और वो एनर्जी एमिट करते हैं और वो एनर्जी हमें स्पेक्ट्रम लाइक दैट इज लाइट के फॉर्म में दिखती है और उस एनर्जी की वैल्यू उन दोनों ऑर्बिट्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होती है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. Ma'am, repeat करो ना. I said कि when electron jumps from higher orbit to lower orbit, तो बोर ने बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जंप करते हैं और अभी हमने देखा कि हायर ऑर्बिट्स ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं एज कंपेयर टू लोअर ऑर्बिट्स. डिड यू गॉट दिस पॉइंट? Yes, ma'am. तो जब वो हायर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन से लोअर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन पे जंपिंग करते हैं, सॉरी हायर एनर्जेटिक ऑर्बिट से लोअर एनर्जेटिक ऑर्बिट पे जब वो जंप करते हैं तो वो एनर्जी एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट, दैट इज फोटोन. और वो लाइट की जो एनर्जी होती है वो दोनों ऑर्बिट्स के डिफरेंस एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होती है. फॉर एग्जांपल अगर वो 12 जूल से 6 जूल वाले ऑर्बिट पे जंप कर रहा है तो वो जो एनर्जी एमिट करेगा वो 6 जूल एमिट करेगा. समझो अगर वो 12 जूल से 8 जूल वाले पे जंप कर रहा है तो जो एनर्जी एमिट होगी बाहर वो कितनी होगी, कितना एक्स्ट्रा बच रहा है उसके पास, 4. तो वो बाहर 4 जूल की एनर्जी एमिट करेगा और वो 4 जूल हमको लाइट के फॉर्म में दिखेगा. डिड यू गॉट माय पॉइंट? Yes, ma'am. So यार these are the different orbits. पहले ऑर्बिट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कमी है, दूसरे में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे में इट इज -1.51, चौथे में 0.85, -0.54, 0.36 एंड देन और भी एनर्जी ऑर्बिट्स होंगी. लेट्स से इट इज 0, दूर के हैं, इंफिनिटी, दूर वाले एकदम दूर वाले ऑर्बिट से ही.
जहाँ पे एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, इलेक्ट्रॉन एकदम फ्री हो जाते हैं, न्यूक्लियस की बॉन्डिंग उन पे खत्म हो जाती है. So this all energy are in electron volt. So let's say अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है, डेस्टिनेशन कहाँ है, कहाँ पहुंचना है उसको, वेयर इट नीड टू रीच, फर्स्ट First ऑर्बिट. orbit. Orbit. तो किसी भी अगर हायर ऑर्बिट से वो फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है, तो दैट उस टाइम पे जो एनर्जी वो एमिट करता है, उस ऑफ कोर्स सेकेंड से फर्स्ट पे जंप कर रहा है तो जो एनर्जी एमिट करेगा वो सेकेंड और फर्स्ट का डिफरेंस होगी. थर्ड से फर्स्ट पे जंप करेगा तो जो एनर्जी एमिट होगी वो थर्ड और फर्स्ट की एनर्जी की डिफरेंस होगी. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पार्ट? Yes, ma'am. तो वो जो एनर्जी एमिट करेगा, उस एनर्जी का जो एक व्हाट यू कैन से ग्रुप बनेगा, वो ग्रुप जब भी कोई ऑर्बिट किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करता है, उस पूरे एनर्जी के ग्रुप को हम बोलते हैं लाइमन सीरीज. व्हाट वी कॉल्ड इट एज? Lyman series. और यहाँ पर सी एनर्जी बाहर एमिट हो रही है, तो एनर्जी इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू वेवलेंथ. तो जो जिस वेवलेंथ की एनर्जी वो एमिट करता है, वो वेवलेंथ मोस्टली यूवी रीजन का होता है, मतलब यूवी रेज एमिट करता है वो. डिड यू गॉट माय पॉइंट? Yes, ma'am. और ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि वो कौन सी सीरीज, अगर वो किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट शेल में जंप कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है, इसका मतलब वो कौन से सीरीज में आएगा, विच सीरीज इट विल बी, उसकी एनर्जी कौन सी सीरीज में कंसीडर होगी, व्हाट विल बी द Lyman नेम ऑफ द series. सीरीज? लाइमन सीरीज. क्योंकि ये लाइमन साइंटिस्ट ने फाइंड किया था. ये जो एनर्जी का एमिशन है, ये लाइमन ने निकाला था कि जब भी किसी हायर ऑर्बिट से अगर फर्स्ट में जंपिंग हो रही है तो ये मेरी डिस्कवरी है. सो दैट विल बी नोन एज लाइमन सीरीज. और उस टाइम पे जो एनर्जी मैंने देखी है, उनका वेवलेंथ यूवी रीजन में आता है, यूवी रेज होते हैं वो. गॉट माय पॉइंट? Yes, ma'am. मैम इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली नहीं जंप कर सकता ना फ्रॉम हायर ऑर्बिट, स्टेप बाय स्टेप करेगा ना. ऐसा कुछ नहीं है, इट कैन जंप डायरेक्टली. मैम फिफ्थ से डायरेक्टली फर्स्ट पे नहीं आता है ना, पहले फोर्थ पे आएगा फिर थर्ड पे फिर. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. इट कैन गो डायरेक्टली टू फर्स्ट. दोनों पाथ ले सकता है. इट कैन टेक बोथ पाथ. गॉट इट? यस मैम. नेक्स्ट इज, अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में जंपिंग कर रहा है, या फोर्थ से सेकंड में जंपिंग कर रहा है, या फिफ्थ से सेकंड में जंपिंग कर रहा है, या किसी भी ऑर्बिट से वो अगर सेकंड में जंपिंग कर रहा है, सो दिस सीरीज इज कॉल्ड एज बाल्मर सीरीज. क्या बोलते हैं इसको? Balmer series. एंड यहाँ पर जो वेवलेंथ जनरेट होता है एनर्जी का, जो एनर्जी जनरेट होती है वेवलेंथ की, वो आपका विजिबल रीजन होता है. कलर्स दिखते हैं आपको यहाँ पे. सो कभी अगर आपको कोई एटम में से कलर दिख रहा है, ग्रीन, येलो, तो मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एक हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंपिंग कर रहा है. एंड इट क्रिएट्स अ लाइट ऑफ वेवलेंथ विच इज फाउंड इन द विजिबल रीजन, जो हम देख सकते हैं. हाइड्रोजन में ऐसे ग्रीन कलर के स्पेक्ट्रम्स बहुत देखने के लिए मिलते हैं. गॉट दिस पॉइंट? यस मैम. नेक्स्ट इज, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जंपिंग कर रहा है, फोर्थ से थर्ड में, या फिफ्थ से थर्ड में, या सिक्स से थर्ड में, या किसी से भी थर्ड में, सो दैट इज कॉल्ड एज पाश्चन सीरीज. और यहाँ पर जो लाइट रे निकलती है, दैट इज ऑफ इंफ्रारेड रीजन.
नेक्स्ट इज अगर किसी भी हायर ऑर्बिट से वो फोर्थ में जंपिंग कर रहा है, so that is called as bracket series. और यहाँ पर भी जो वेवलेंथ जनरेट होता है दैट इज अ फार इंफ्रारेड रीजन, नियर इंफ्रारेड रीजन. एंड अगर वो कहीं से भी जंप कर रहा है फिफ्थ ऑर्बिट में, so that is your P fund series. और यहाँ पे भी इंफ्रारेड रीजन के से दूर वाले वेवलेंथ जनरेट होते हैं. So these are the series that we observe. कहीं से भी फर्स्ट में जंपिंग हुआ तो लाइमन सीरीज, कहीं से भी सेकंड में जंपिंग, हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंपिंग, सेकंड ऑर्बिट में जंपिंग हुआ तो बाल्मर सीरीज, किसी हायर ऑर्बिट से थर्ड में जंपिंग हुआ तो पार्शियन सीरीज, किसी भी हायर ऑर्बिट से फोर्थ में जंपिंग हुआ तो ब्रैकेट सीरीज, और किसी भी हायर ऑर्बिट से फिफ्थ में जंपिंग हुआ तो पी फंड सीरीज. डिड यू गॉट दिस पॉइंट? Yes, ma'am. So this diagram is very important for your boards. वो लोग बोलते हैं ये diagram बनाने के लिए. So give the heading as energy level diagram in hydrogen atom and draw this. Draw करके ले लो. मैम 6th और 7th के लिए नहीं है? नहीं, यहीं पे स्टॉप किया गया. ओके. Because it becomes very complicated for higher orbit electrons to see. फिर वो लोग सीधा रेडियो एक्टिव डीके के लिए जाते हैं, हेवियर एलिमेंट्स हो जाते हैं वो. Once you're done with it, let me know. Done, ma'am. Done? So in the next lecture, mostly this chapter will be over. Okay, so let's meet. Bye everyone. Happy New Year. Bye, ma'am. Happy New Year.